सुप्रभात विद्यार्थीगण। आज आप देखेंगे अतीत में दबे पांव नामक पाठ के प्रश्नोत्तर। इससे पूर्व भी आपने अतीत में दबे पांव नामक पाठ के प्रश्नोत्तर पढ़े। तो आइए देखते हैं प्रश्न। क्या सिंधु घाटी सभ्यता को जल संस्कृति कह सकते हैं? कारण सहित उत्तर दीजिए। क्या सिंधु घाटी सभ्यता को जल संस्कृति कह सकते हैं? कारण सहित उत्तर दीजिए। उत्तर है मोहनजोदड़ो के निकट बहती हुई सिंधु नदी। नगर में कुएं, स्नानागार और बेजोड़ निकासी व्यवस्था को देखकर लेखक ने सिंधु घाटी की सभ्यता को जल संस्कृति कहा है। हमारा मत भी लेखक के पक्ष में है, जिसके निम्न कारण हैं। नंबर 1 है संसार के महत्वपूर्ण नगर जल स्रोतों पर स्थित है। मोहनजोदड़ो के निकट ही सिंधु नदी बहती थी। नंबर 1 है संसार के महत्वपूर्ण नगर जल स्रोतों नदी आदि पर स्थित है। मोहनजोदड़ो के निकट ही सिंधु नदी बहती थी। नंबर 2 है जल निकासी की ऐसी व्यवस्था तो आज के भी नगरों में प्राय नहीं दिखाई देती। प्रत्येक नाली पक्की ईंटों से बनी है और साथ ही ईंटों से ढकी भी है। आज के नगरों और कस्बों की नालियाँ क्या कभी मोहनजोदड़ो जैसी बन पाएंगी? नंबर 3 है पीने के पानी के लिए नगर में लगभग 700 कुएं थे। पीने के पानी के लिए नगर में लगभग 700 कुएं थे। नंबर 4 है बहुत बड़े बड़े मकान न होकर छोटे छोटे आकार वाले तथा उनमें भी छोटे छोटे कमरों वाले भवन थे, जिससे से अधिक जनता को आवासीय सुविधा उपलब्ध हो सके। लेकिन सब मकानों में अलग अलग स्नान घर थे। इन विशेषताओं को देखकर कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जल संस्कृति का उदाहरण है। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता मूलतः खेतीहर और पशुपालक सभ्यता थी। स्पष्ट कीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता मूलतः खेतीहर और पशुपालक सभ्यता थी। स्पष्ट कीजिए। उत्तर है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पहले से यह भ्रम था कि ये अन्न नहीं उपजाते थे, उसका आयात करते थे, किंतु नई खोज ने इस ख्याल को गलत साबित किया है। अब कुछ विद्वान मानते हैं कि वह मूलतः खेतीहर और पशुपालक सभ्यता ही थी। लोहा शुरू में नहीं था, पर पत्थर और तांबे की बहुतायत थी। पत्थर सिंधु में ही था। तांबे की खानें राजस्थान में थी। इनके उपकरण खेतीबाड़ी में प्रयोग किए जाते थे, जबकि मिस्र और सुमेर में चकमक लकड़ी के उपकरण प्रयोग होते थे। इतिहासकार इरफान हबीब के मुताबिक यहाँ के लोग रबी की फसल लेते थे। कपास, गेहूँ, जौ, सरसों और चने की उपज के पुख्ता सबूत खुदाई में मिले हैं। वह सभ्यता का तर युग था जो धीरे धीरे सूखे में बदल गया। अब बच्चों यहाँ देखेंगे इतिहासकार इरफान हबीब कौन थे। इतिहासकार इरफान हबीब का जन्म 1931 में हुआ था।
ये पद्म भूषण से सम्मानित भी हुए। प्राचीन और मध्य भारत के इतिहास पर इन्होंने अध्ययन किया। इनकी पत्नी सायरा हबीब अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र की प्रोफेसर थी और इनके पिता कम्युनिस्ट पार्टी के विचारक थे। इतिहासकार और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के विचारक थे। इनका जन्म 1931 में हुआ था। ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से जुड़े थे और इनकी पत्नी भी उसी विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र की प्रोफेसर थी। आगे पढ़ते हैं। विद्वानों का मानना है कि जहाँ ज्वार, बाजरा और रागी की उपज भी होती थी, लोग खजूर, खरबूजे और अंगूर उगाते थे, झाड़ियों में बेर जमा करते थे, कपास की खेती भी होती थी। कपास को छोड़कर बाकी सबके बीज मिले हैं और उन्हें परखा गया है। कपास के बीज तो नहीं पर सूती कपड़ा मिला है। ये दुनिया में सूत के 2 सबसे पुराने नमूनों में से एक है। ये लोग सूत का निर्यात करते थे। एक बार फिर बच्चों यही प्रश्न यहाँ से। इतिहासकार इरफान हबीब के मुताबिक यहाँ के लोग राबी की फसल लेते थे। कपास, गेहूँ, जौ, सरसों और चने की उपज के पुख्ता सबूत खुदाई में मिले हैं। वह सभ्यता का तरयुग था जो धीरे धीरे सूखे में बदल गया। विद्वानों का मानना है कि जहाँ ज्वार, बाजरा और राबी की उपज भी होती थी, लोग खजूर, खरबूजे और अंगूर उगाते थे, झाड़ियों में बेर जमा करते थे, कपास की खेती भी होती थी। कपास को छोड़कर बाकी सबके बीज मिले हैं और उन्हें परखा गया है। कपास के बीज तो नहीं पर सूती कपड़ा मिला है। ये दुनिया में सूत के 2 सबसे पुराने नमूने में से एक हैं। ये लोग सूत का निर्यात भी करते थे। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो के अजायब घर में लेखक ने क्या क्या देखा? मोहनजोदड़ो के अजायब घर में लेखक ने क्या क्या देखा? तो देखिए उत्तर। मोहनजोदड़ो की खुदाई में निकली पंजीकृत चीज़ों की संख्या 50,000 से ज़्यादा है, मगर जो मुट्ठी भर चीज़ें अजायब घर में प्रदर्शित की गई हैं, वे सिंधु सभ्यता की झलक दिखाने के लिए काफ़ी हैं। जैसे काला पड़ गया गेहूँ, तांबे और कांसे के बर्तन, मोहरे, वाद्य, चाक पर बने विशाल मृदभांड, मिट्टी से बने बड़े बड़े बर्तन, उन पर काले भूरे चित्र, चौपड़ की गोटियाँ, दिए, माप तौल के पत्थर, तांबे का आईना, मिट्टी की बैलगाड़ी और दूसरे खिलौने, 2 पाटन वाली चक्की, कंघी, मिट्टी के कंगन, रंग बिरंगे पत्थरों के मनकों वाले हार और पत्थर के औजार। अजायब घर में तैनात अली नवाज बताता है, कुछ सोने के गहने भी यहाँ हुआ करते थे जो चोरी हो गए। अजायब घर में प्रदर्शित चीज़ों में औजार भी हैं, किंतु हथियार कोई नहीं है। अजायब घर में तांबे के व कांसे की बहुत सारी सुइयाँ भी हैं। यहाँ नर्तकी व दादी वाले नरेश की भी मूर्ति है।
यहाँ नर्तकी की व दाढ़ी वाले नरेश की भी मूर्ति है। हाथी दांत व तांबे के सुए भी हैं। सुए मतलब मोटी और बड़ी जो सुई होती हैं। यहाँ नर्तकी व दाढ़ी वाले नरेश की भी मूर्ति है। हाथी दांत व तांबे के सुए भी हैं। तो बच्चों, आप इन प्रश्नों को बार बार सुनेंगे और अपनी कॉपी में लिखेंगे। धन्यवाद।